राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है सचिन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल MG साइंस एकेडमी में। तो दोस्तों, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ 10th क्लास की साइंस। इसमें आपको हर एक चैप्टर का एक एक लाइन से मैं आपको पढ़ाया करूँगा, ठीक है। और जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं वो भी सारे कराऊंगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है 10th क्लास की साइंस में या 9th क्लास की साइंस में, वो होता है एक्टिविटी। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो एक्टिविटी से ही आते हैं। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर रट के चले जाते हैं पर एक्टिविटी पढ़ के नहीं जाते हैं, और क्वेश्चन जो है ज़्यादातर एक्टिविटी से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सारी की सारी एक्टिविटीज़ कॉन्सेप्ट अच्छे समझाया करूँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 1 से शुरू करते हैं, ठीक है। चैप्टर 1 क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो इस चैप्टर में जानेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, कितनी तरह की होती हैं, और कैसे उसे इक्वेशन की फॉर्म में लिखा जाता है, कैसे उसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहली लाइन पढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन। यानी कि आप अपनी कुछ रोज़मर्रा ज़िंदगी की कुछ सिचुएशंस लीजिए, कुछ कंडीशंस लीजिए और सोचिए क्या होता है जब, यानी कि व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब। तो यहाँ पे कुछ आपको कंडीशंस दे रखी हैं, ठीक है, कुछ सिचुएशंस दे रखी हैं, उन्हें आपको पढ़ना है और सोचिए क्या होता है, ठीक है। जैसे कि पहली दे रखी है हमें, ये है हमारी पहली। मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। यानी गर्मियों के दिनों में अगर हम दूध को रूम टेम्परेचर यानी कि कमरे के तापमान पर रख देते हैं, जो कि 25 डिग्री सेल्सियस होता है, 298 केल्विन। कितना? 25 डिग्री सेल्सियस बोले, और केल्विन बोलना हो तो 298 केल्विन, ठीक है। 298 केल्विन होता है, ओके, ठीक है। तो इस टेम्परेचर पर अगर हम दूध को रख देते हैं तो क्या होता है? हम सभी जानते हैं दूध फट जाता है। क्या होता है? दूध फट जाता है। ये तो चलो पता है दूध फट जाता है, पर मेन बात तो ये आती है दूध फटता क्यों है। कुछ ना कुछ तो हुआ होगा तभी दूध फटा होगा, ऐसे तो फटा नहीं होगा। तो क्या होता है? होता है क्या? दूध के फटने का कारण क्या होता है? मेनली दूध में एक बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? दूध में एक बैक्टीरिया होता है, उसका नाम क्या होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, जो कि दूध में प्रेजेंट होता है। तो वो बैक्टीरिया क्या करता है फिर? वो गर्मियों के दिनों में वो बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगता है, यानी बढ़ने लगता है। क्या करने लगता है? बढ़ने लगता है। तो बढ़ने से क्या करता है वो? दूध में एक और चीज़ प्रेजेंट होती है, क्या? लैक्टोज होता है। क्या? लैक्टोज। तो बैक्टीरिया क्या करता है? उस लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है? बैक्टीरिया क्या करता है? लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और एसिड से हमें पता ही चल जाता है, एसिड मतलब क्या? सोर, यानी कि खट्टा नेचर का होता है। और हमें पता है दूध जो है खट्टा से फट जाता है। फाड़ने के लिए दूध में वैसे भी नींबू डालते हैं ना, जब फाड़ना होता है। यानी कि दूध क्या होता है? जैसे ही एसिड इसमें कन्वर्ट हो गया, लैक्टोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, वैसे ही क्या होता है? दूध फट जाता है। तो इसका मेन कारण क्या होता है? जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है? लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन सा इसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। हमें इतना मतलब था कि दूध को रखने से क्या होता है? दूध फट जाता है, ठीक है, ये हमने जान लिया, ठीक है। ये मैंने आपको ये बताया कि दूध क्यों भी फट जाता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं दोस्तों हम अपना। क्या लिखा है? एन आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। कहने का मतलब क्या इस लाइन का? कह रहा है कि कोई भी लोहे का तवा ले लो, पैन ले लो, या फिर नेल यानी कील ले लो, ठीक है, उसको अगर ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, अब ये ह्यूमिड एटमॉस्फेयर कौन सा होता है? ये होता है नमी की हवा, जिसमें मतलब जिस हवा में नमी होती है, थोड़ा मॉइस्चर होता है, ठीक है। तो उसमें अगर हम लोग किसी भी लोहे की चीज़ को रख देते हैं तो क्या होता है? हम सभी जानते हैं क्या होता है? जंग लग जाती है। क्या होता है? रस्टिंग आ जाती है, जंग लग जाती है, ठीक है। हम सभी जानते हैं जंग लगने का कारण क्या होता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जंग लगने के 2 कारण होते हैं। क्या होते हैं? जंग लगने के एक मिनट। जंग लगने के 2 कारण बेसिकली होते हैं। पहला क्या होता है? एयर, यानी कि जिस हवा में मतलब एयर और मॉइस्चर, यानी कि जिस हवा में नमी होगी उसी में जंग लगती है। दोनों ही चीज़ चाहिए होती है, सिर्फ एक हवा से ही काम नहीं होगा, हमें मॉइस्चर भी चाहिए, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स भी होने चाहिए उस हवा में, और हवा तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। एयर और वाटर, ये दोनों चीज़ चाहिए होती है जंग लगने के लिए, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो हम क्या करें, अगर कील को, किसी भी लोहे की चीज़ को अगर हम नमी की हवा में छोड़ देते हैं, एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, क्या होता है? जंग लग जाती है, हम सभी जानते हैं, ठीक है। हमें इतना मतलब था कि क्या होता है जब, यानी हम रख देंगे तो जंग लग जाएगी, दूध का रख देंगे दूध फट जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या लिखा है? ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ये थोड़ा आपको समझ में नहीं आएगा, मैं समझाता हूँ। लेकिन ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड का मतलब क्या होता है कि जब अंगूरों का किण्वित हो जाना, तो अंगूरों का क्या होना? किण्वित हो जाना, तो उसे किस लिए यूज़ किया जाता है? बाद में उसे वाइन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, रेड वाइन बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या लिखा है? फूड इज कुक्ड, यानी जब खाने को पकाया जाता है, खाने का पकना। अगला पॉइंट क्या है? फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में खाने का पचना। वी रिस्पायर्स, हमारा सांस लेना। ये सारे के सारे क्या है? बेसिकली सारे के सारे हमारी कुछ ऐसी सिचुएशन दे रखी हैं डेली लाइफ की, जो हम रोज़मर्रा में देखते हैं अपनी, या महसूस करते हैं। सांस लेना, खाने का पचना, ठीक है, और खाने का बनाना। और कील में अगर हवा, कील में किसी भी लोहे की चीज़ को अगर हवा में छोड़ देते हैं तो जंग लग जाती है। जैसे हमारे कूलर ही मान के चलो, क्या होता है? जंग लगने लग जाती है ना, उसमें पानी तो होता ही होता है और हवा बाहर से मिल ही रही होती है, तो क्या होता है? जंग लग जाती है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। इस सबसे हमने क्या सीखा?
ओके, तो हम आगे पढ़ते हैं अब। तो यहाँ पे अगला क्या लिखा हुआ है नीचे, इन ऑल द अबव सिचुएशंस, यानी कि जो भी ऊपर आपको सिचुएशन दे रखी हैं, द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवट चेंज, यानी कि जो नेचर है, नेचर और जो उसकी स्टार्टिंग की जो आइडेंटिटी है, स्टार्टिंग की जो उसकी पहचान थी, इनिशियल जो उसकी पहचान थी, उसमें बाद में क्या हुआ, कुछ ना कुछ बदलाव हुआ है। हैव समवट चेंज्ड, यानी कुछ ना कुछ इसमें क्या हुआ है, थोड़ा बहुत उसमें बदलाव हुआ है। ठीक है, ये तो वही हुआ है। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है, we have already learned about physical and chemical changes of matter in our previous classes। अभी 10th क्लास, तो आपने 9th क्लास में फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा ही होगा। नहीं पढ़ा तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मेन चीज़ क्या होती है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस क्या होता है। देखो बच्चों, जब भी कोई चेंज होता है, अगर उसमें नया सब्सटेंस नहीं बनता है, जब भी कोई चेंज होता है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, तो वो चेंज कैसा होता है, तो वो चेंज आपका दोस्तों फिजिकल चेंज होता है। कैसा चेंज होता है, तो वो आपका फिजिकल चेंज होता है। कैसा चेंज होता है, फिजिकल चेंज होता है। हाँ, लेकिन अगर उसमें नया सब्सटेंस बन जाता है, बाद में कोई नया सब्सटेंस बनता है, तो वो कैसा चेंज होता है, तो वो हमारा केमिकल चेंज होता है। कैसा चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है। आप कहोगे एक एग्जांपल, हाँ बिल्कुल देंगे, एग्जांपल क्यों नहीं देंगे। जैसे कि मान के चलो बर्फ़ है, ये बर्फ़ का टुकड़ा है, आइस क्यूब जैसे बोलते हैं, ये है। इसको अगर आप थोड़ा छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट से क्या हो जाएगा, ये पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में हो जाएगा, ये पानी में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, कोई चेंज तो है। चलो बर्फ़ के टुकड़े का पानी में कन्वर्ट होना, बर्फ़ का पानी में कन्वर्ट होना, चेंज तो है। पर ये कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। तो मैं आपको बताऊं, इसमें क्या कोई नया सब्सटेंस बना, सिर्फ बर्फ़ से पानी में ही तो कन्वर्ट हो गया। अगर जमा दोगे तो फिर से बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई नया तो बना नहीं। तो ये क्या है, ये फिजिकल चेंज होता है। क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है। तो बर्फ़ का पानी में कन्वर्ट होना, पानी का भाप में कन्वर्ट होना, ये क्या है, ये सारा का सारा क्या है, एक फिजिकल चेंज होता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जिसको वापस उसकी पोजीशन में लाया जा सकता है। जैसे बर्फ़ से पानी बन गया, तो पानी को जमा देंगे तो बर्फ़ भी बन जाएगी। ठीक है, पानी से भाप बन गया, अब भाप को इकट्ठा कर देंगे तो पानी भी बन जाएगा। तो यानी कि जो होता है, जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि वो फिजिकल चेंज होता है, यानी जिसको हम उसकी पोजीशन में वापस ला सकते हैं। बर्फ़ से पानी, पानी से बर्फ़। ठीक है, तो ये क्या है, ये फिजिकल चेंज होते हैं। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है, जैसे जंग लग गई, अब जंग तो लोहे जैसा लोहा पहले था वैसे तो हो नहीं सकता, तो वो क्या होता है, वो एक केमिकल चेंज होता है। उसमें एक नया सब्सटेंस बन के आता है। ठीक है, तो जिसमें नया सब्सटेंस नहीं बनता वो फिजिकल चेंज होता है, जिसमें कोई नया सब्सटेंस बनता है वो हमारा केमिकल चेंज होता है। यही बेसिक डिफरेंस होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं आपको और अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे हमने पढ़ लिया कि हाँ प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, 9th क्लास में। आगे मैंने इसको हाईलाइट कर रखा, जो मेन पॉइंट्स होते हैं। वेन एवर केमिकल चेंज अकर्स, यानी जब भी कोई केमिकल चेंज पाया जाता है, जब भी कोई केमिकल चेंज पाया जाता है, तो वी कैन से, हम कह सकते हैं, दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, यानी कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। जब भी कोई केमिकल चेंज पाया जाता है तो हम कह सकते हैं कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करें क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या है, यू में परहैप्स बी वंडरिंग एज टू व्हाट इज एक्चुअली मीन्ड बाय ए केमिकल रिएक्शन। आप शायद सोच रहे होंगे कि एक्चुअल में ये केमिकल रिएक्शन होती क्या है, कैसे होती है। तो हाउ डू वी कम टू नो दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, हम कैसे कह सकते हैं, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, कैसे पता लगा सकते हैं। चलो ठीक है, आगे पढ़ते हैं। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन। चलो कुछ एक्टिविटी करके देखते हैं इन आंसर का पता लगाने के लिए, कैसे केमिकल रिएक्शन होती है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं एक्टिविटी 1.1। क्या करते हैं हम दोस्तों, हम करते हैं एक्टिविटी 1.1। इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि साइज पूरा आ जाए। ओके, एक्टिविटी 1.1। तो एक्टिविटी 1.1 हमारी क्या है दोस्तों, हमारी बेसिक एक्टिविटी 1.1 क्या है, बर्निंग ऑफ ए मैग्नीशियम रिबन, यानी किसी मैग्नीशियम रिबन को जलाना है, किसमें, एयर के प्रेजेंस में। ठीक है, एंड कलेक्टिंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वॉच ग्लास। ठीक है, ये हमारा एक्सपेरिमेंट है, लेकिन आपको पहले एक्टिविटी 1.1 पढ़ाता हूँ और अच्छे से समझाता हूँ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्या है, पहले क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा है, यानी कि हमें थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी। दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंस, यानी कि इस एक्सपेरिमेंट को या इस एक्टिविटी को हमें किसके दौरान करना है, किसी टीचर की निगरानी में हमें करना है। ठीक है, इट्स वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स वेयर सुटेबल आई ग्लासेस। जैसे कुछ लैब के आई ग्लास अलग होते हैं और किसी पे वैसा जो अपना चश्मा पहनता है, आई ग्लासेस पहनता है, उसके लिए बढ़िया, लेकिन पहन के करना अच्छा है, थोड़ा इसमें सावधानी बरतनी जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है। तो पहला पॉइंट इसमें हमें क्या करना है दोस्तों, कि क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन। हमें क्या लेना है, एक मैग्नीशियम रिबन लेना है। क्या लेना है, एक मैग्नीशियम, ऐसे पट्टी से हमें मैग्नीशियम रिबन की लेनी है। मैग्नीशियम क्या होता है, बेसिकली एक एलिमेंट होता है, इसका एटॉमिक नंबर आपको पीरियोडिक टेबल मिल जाएगा, कितना होता है, 12 होता है, 12 होता है। कितना होता है, 12 होता है, और एक मेटल होता है। ठीक है,
तो इसके हमें 3 से 4 सेंटीमीटर के मैग्नीशियम रिबन एक ले लेना है, ठीक है, बाय रबिंग विद सैंड पेपर। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सैंड पेपर से रगड़ना है, पर क्यों रगड़ना है, इसका मैं आपको आंसर थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, ठीक है। इसे मैग्नीशियम पेपर से क्यों रगड़ा जाता है, मतलब इस मैग्नीशियम को हमने यूज़ करने से पहले सैंड पेपर से रगड़ने की जरूरत क्या, डायरेक्टली क्यों नहीं जला देते हैं, इसका आंसर मैं आपको थोड़ी देर में देने वाला हूँ, ठीक है, जरूर दूंगा। आगे पढ़ते हैं, आगे पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, होल्ड विथ द पेयर ऑफ टंग्स। ये टंग्स क्या होता है, जो चिमटा होता है ना जिससे पकड़ रखा है, ये इसी को बोलते हैं हम लोग टंग्स बोलते हैं, ठीक है। ओके, टंग्स कहने का मतलब ये नहीं कि दो टंग्स जो है ना, बेसिकली एक पूरा एक चिमटा को ही टंग्स बोला जाता है। एस लगाने का मतलब ये नहीं कि आप एक से टंग की बात करी गई है, जो चिमटा है उसको टंग्स ही बोला जाता है, टंग नहीं बोला जाता, टंग्स ही बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बर्न इट यूजिंग ए स्प्लिट लैम्प और बर्नर, यानी कि ये जो बर्नर है, बर्नर से जला लो, या फिर लैम्प देखा होगा आपने, ट्राईपॉड देखा होगा, ठीक है, स्कूल्स में ट्राईपॉड होता है ना एक, उस पर चला सकते हो, ठीक है। तो बर्नर या फ्लेम कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसे जलाना है, ठीक है, बड़े ध्यानपूर्वक बहुत सावधानी से जलाना है। और क्या करना है, कलेक्ट द ऐश। ऐश का मतलब क्या होता है, राख जो है ना, इसको जलाने के बाद जो राख होगी उसे इकट्ठा करना है। किसमें इकट्ठा करना है, इन वॉच ग्लास। वॉच ग्लास क्या होता है, ये जो है ना, ये व्हाइट सा दिख रहा है आपको, हाँ, ये कांच का होता है, बेसिकली किसका होता है, कांच का होता है, ये कांच की कटोरी टाइप में आप मान सकते हो, ठीक है। ओके, उसका क्या करना है, इसे इकट्ठा करना है, जो भी जलाओगे इसे जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, सारे के सारे क्या किया इन्होंने इकट्ठा कर रखा है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज। मतलब जब इसे जलाओगे, आप जलाते समय क्या करना है, अपनी आंखों को जितना हो सके उतना आपको दूर रखना है, ठीक है, आपकी सावधानी के लिए, ठीक है। आगे क्या लिखा है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या एब्जॉर्व करते हो, मतलब आप क्या पता लगाते हो, इसे क्या ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, ये आपको मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ओके, तो दोस्तों क्या होता है जब ये मैग्नीशियम को जलाते हैं, एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ, तो जब भी मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो यहाँ पे लिखा है कि एयर के प्रेजेंस में जलाना है। किसके प्रेजेंस में, जैसे आपने यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है कि एयर के प्रेजेंस में जलाना है। ये एयर क्या है बेसिकली, तो हमारी हवा में हमारी बहुत सारी गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन भी है, सल्फर भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है जो कि 78% तक है, ऑक्सीजन 21% है, ठीक है, हमारी बहुत सारी गैसेस है। लेकिन जलाने के लिए हमें किस गैस की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यानी कि जब भी आग जलाई जाती है वो किसके प्रेजेंस में जलती है, ऑक्सीजन होता है तभी जलती है, वरना नहीं जलती है, ठीक है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही आग लगाई जाती है, ठीक है, जो जलाए इसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसे किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम क्या देखते हैं, जैसे हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं एयर के प्रेजेंस में। एयर कहने का मतलब जब भी एयर लिखा होगा ना, आपको समझ जाना है वो किसकी, वहाँ पे क्या होगा, O2 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऑक्सीजन, ओ सिर्फ O नहीं लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 की फॉर्म में ही लिखा जाता है इसे, ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है एक वाइट लाइट के साथ जल रहा होता है। किससे जल रहा होता है, एक वाइट लाइट की तरह, मतलब उसमें सफ़ेद रोशनी सी आ रखी होती है, वाइट लाइट के साथ जल रहा होता है। और क्या होता है, वो पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैग्नीशियम रिबन जो है वो पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं एक वॉच ग्लास में। पाउडर की फॉर्म में क्या हुआ, ये कन्वर्ट बेसिकली हो गया है, ठीक है। और ये क्या बन गया, जब भी मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन से जलाया, कहने का मतलब एयर से जब इसको जलाते हैं, इसका दहन कराते हैं, तो क्या होता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मैग्नीशियम का जो उसका सिंबल होता है कैसा होता है आपको पता ही होगा, कैसा होता है, M और G होता है, कैसा होता है, Mg प्लस ऑक्सीजन में जलाएंगे O2, तो क्या बनेगा ये दोस्तों, MgO में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी रिएक्शन वैसे आगे दे रखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसकी रिएक्शन दे रखी है, मैंने देखा था, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये देखिए, ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और आगे एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, इसकी रिएक्शन लिखी है इन लोगों ने यहाँ पे लिखा है, मतलब ये बैलेंस के लिए दिखा रहा है, पर हमें तो रिएक्शन से मतलब है। ये जो ये है, ये लिखी हुई इसकी रिएक्शन, मैग्नीशियम को जलाया किसके, एयर के प्रेजेंस में। तो मैं जैसे कि मैंने आपको बताया था, एयर क्या है, ऑक्सीजन ही एयर है, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। हालांकि ये जो रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है, हमें बैलेंस करना सीखना है, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके, आगे बढ़ते हैं, तो कहाँ तक आ गए थे, हमने अपना एक्सपेरिमेंट तो कर लिया था, पर इसका जो मैंने आपको समझाया कि क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, ये सब चीज़ भी लिखी गई है, ठीक है, नीचे लिखी गई है यहाँ के बाद, ठीक है, नीचे लिखा है, मैं दिखाता हूँ। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट, आपने जरूर ऑब्जर्व किया हो क्या, कि मैग्नीशियम रिबन, क्या जो मैग्नीशियम रिबन होता है, ये जो मैग्नीशियम रिबन होता है बर्न जलता है विद द डेजलिंग वाइट फ्लेम। डेजलिंग वाइट फ्लेम का मतलब क्या होता है, एक वाइट लाइट के साथ जलता है, ठीक है, श्वेत लौ के साथ जलता है, वाइट लौ के साथ जलता है, एंड चेंजेस इनटू अ वाइट पाउडर, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाइट पाउडर में, यानी सफ़ेद पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। और इस पाउडर को कहा क्या जाता है, इस पाउडर को कहा जाता है दोस्तों, इस पाउडर को मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा जाता है। यानी जब भी मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी कि एयर के प्रेजेंस में जलाया जाता है, दहन किया जाता है, इसका दहन बोलते हैं, कम्बशन, ठीक है, जलाया जाता है, तो क्या होता है, बेसिकली ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है।
और क्यों कन्वर्ट होता है ये भी पूछा जाता है। तो इट इज़ फॉर्म, ये क्यों बना, क्योंकि रिएक्शन हुई है, किसके बीच में रिएक्शन हुई है, मैग्नीशियम के और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हुई है। और एक और लाइन यहाँ पे लिखी गई है, इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया। प्रेजेंट इन द एयर, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यानी कि वो कौन सी ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन से हम लोग क्या करते हैं, रिएक्ट करा रहे होते हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो क्या पूछे जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब भी मैग्नीशियम को आपको जलाओगे, एयर के प्रेजेंस में जलाओगे तो क्या होगा, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, पहली बात। ठीक है, दूसरा क्या होगा, उसका कैसा पाउडर में, किस तरह का कलर के पाउडर में फॉर्म होता है, व्हाइट में, येलो में। तो हमने देखा व्हाइट पाउडर में फॉर्म होता है। कैसा होता है, व्हाइट पाउडर में फॉर्म होता है, दूसरी बात होगी। तीसरा एक और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब भी आप मैग्नीशियम को जलाते हो तो कैसी लाइट के साथ जलता है, मतलब किस तरह की लौ निकलती होती है, लाल, नीली, पीली, तो किस तरह की निकलती, तो व्हाइट निकलती होती है। कैसी होती है, व्हाइट फ्लेम निकल रहा होता है। कैसा होता है, व्हाइट फ्लेम निकल रहा होता है। 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि आपने, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि जब इसको रिगड़ते हैं, मतलब सैंड पेपर से रिगड़ना क्यों जरूरी हो जाता है। इसको जो मैग्नीशियम को पहले हमें जलाने से पहले रिगड़ना इसलिए पड़ जाता है क्योंकि होता क्या है, एयर के प्रेजेंस में आने से क्या होता है, इसमें हल्की सी ना मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर जम जाती है, परत जम जाती है। ये वाली आप सोच रहे होगे तो हमने तो बाद में बनाया, तो पहले से कैसे होता है कि हवा की रिएक्शन में आदमी तो कोई भी चीज़ हो उस पर हल्की सी ना ऑक्साइड की लेयर जम जाती है। ठीक है, तो उसको रिगड़ा जाता है पहले, तो उसको क्या करा है, उसको रिगड़ जाता है, तो फिर मैग्नीशियम एकदम प्योर मैग्नीशियम बन जाता है, ताकि ऊपर की चीज ऑक्साइड की जो लेयर है वो हट जाए और हमें प्योर मैग्नीशियम मिल जाए। ठीक है, ताकि उसका हम अच्छे से दहन करा सकें, ताकि उसको हम अच्छे से जला सकें। ठीक है, अच्छे से वो रिएक्ट कर सके आगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको एक्टिविटी 1.1 पूरी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 1.2 पे। ओके, तो एक्टिविटी 1.2 हमारा यहाँ है। देखो जो फिगर दे रखा है ना, ये एक्टिविटी 1.3 का है। एक्टिविटी 1.2 का कोई फिगर नहीं दे रखा, मैं आपको समझा देता हूँ एक्टिविटी 1.2 बेसिकली है क्या। ठीक है, तो क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। देखो क्या करना है, हमें एक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लेना है। लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली PB, एक मिनट सॉरी, PB ये होता है हमारा लेड, और नाइट्रेट सॉल्यूशन क्या होता है, PbNO3। ये हमारा पूरा क्या है, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉल्यूशन तो जैसी बात है लिक्विड की फॉर्म में ही होगा। कैसे होगा, लिक्विड की फॉर्म में होगा। ओके, तो लेड नाइट्रेट हमें सॉल्यूशन लेना है। तो लेड नाइट्रेट मतलब PB को बोलते हैं लेड, और नाइट्रेट होता है NO3। तो क्या हो गया, लेड नाइट्रेट पूरा। आपको ये सारे के सारे जो लेड नाइट्रेट है इसका कैसे पता चला कि PbNO3 ही लिखा जाएगा, ये सारे के सारे आप तीसरे या थर्ड चैप्टर में आई थिंक ये आपके सारे हैं कि आपको कैसे किसी भी कंपाउंड से जो नाम ये फॉर्मूला बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, ओके, तो हमें क्या करना है, पहले टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। आपको तो इस चैप्टर में सिर्फ रिएक्शन और कैसे उसे बैलेंस किया जाता है ये सभी सीखना है, बाकी आगे धीरे धीरे चीज़ें आप सीखते जाओगे। ओके, तो एक्टिविटी 1.2 में क्या करना है, पहले तो सबसे पहले हमें लेना है लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लेना है एक टेस्ट ट्यूब में। टेस्ट ट्यूब कैसे होती है आपने अगर देखा ही होगा, तो ऐसी टेस्ट ट्यूब होती है, अपने अगर लैब में गए होंगे तो ऐसी कांच की एक टेस्ट ट्यूब होती है, कांच की एक टेस्ट ट्यूब होती है जो इस तरह से होती है। ठीक है, ओके, लंबी सी होती है। ओके, ठीक है, तो उसमें क्या करना है, हमको टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें थोड़ा सा लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन आपको लेना है। आपको लैब में रखा हुआ, नहीं तो फिर बनाना पड़ता है। ठीक है, तो आपने ले लिया सॉल्यूशन, ले लिया, चलो ठीक है। अब दूसरा काम क्या करना है आपको, देखो दूसरा काम क्या करना है, ऐड मतलब थोड़ा सा इसमें क्या डालना है, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन डालना है। अब ये पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन कैसा होता है दोस्तों, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो पोटेशियम आयोडाइड कहाँ लिखूँ, जैसे यहीं लिख देता हूँ, चलो KI होता है। क्या होता है बेसिकली आपका K और I, ये जो आपका K, सॉरी एक मिनट, KI। ठीक है, कैसा KI, KI जो आपका सॉल्यूशन होता है उसे को बोलते हैं पोटेशियम आयोडाइड। K मतलब पोटेशियम, I मतलब ऐसा आयोडीन होता है, लेकिन जब ये कंपाउंड की फॉर्म में बनता है तो उसे क्या बोलते हैं, KI को क्या बोलेंगे, पोटेशियम आयोडाइड। सबसे इंपॉर्टेंट जो है आप थर्ड चैप्टर में ही आओगे, क्या होता है जब आप ये नाम से कंपाउंड बनाना सीख जाओगे, आपको शायद 9th क्लास में आता भी होगा, नहीं आता तो 10th क्लास में डेफिनेटली सीख ही जाओगे कि कैसे किसी भी नाम को देखें हम इसका फॉर्मूला बना सकते हैं, इसका कंपाउंड का सिम्बल्स की फॉर्म में बना सकते हैं। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड क्या बोलते हैं, KI बोला जाता है। तो हमें क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब हमने पहले ले ली, चलो इसमें क्या डाला, सबसे पहले हमने PbNO3 का लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन डाल लिया। उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें थोड़ा सा ना पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन डालना है। ठीक है, डाल लिया। अब क्या होगा, क्वेश्चन भी यही पूछता है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या एब्जॉर्ब करते हो, आपको क्या पता चलता है। ठीक है, तो आपको बताता हूँ क्या पता आपको चलता है। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है जब भी हम लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन डालते हैं, तो क्या होता है। इसको मैं थोड़ा साफ कर लेता हूँ, यहाँ से क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो आपको क्या होता है, जैसे कि रिएक्शन कैसे होती है, मैं इसको रिएक्शन आपको लिख के दिखाता हूँ, इसकी कहीं भी जगह हो तो चलो मैं आपको इसकी रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ। ओके, तो हमने क्या किया, बेसिकली हमने किया कि लेड नाइट्रेट हमने लिया, कोई दिक्कत, ये PbNO3 है। ठीक है, प्लस हमने क्या लिया, KI लिया, क्या लिया, KI। ठीक है, ये भी लिक्विड की फॉर्म में होगा और ये भी लिक्विड की फॉर्म में होगा। अब क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन कैसे बनेगी, ये O है। ठीक है, थोड़ा सा ना टैब पे लिखना मुश्किल होता है, ये हुआ PbNO3। एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसा है वैसा ही बनाना है।
P कैपिटल, B स्मॉल, N कैपिटल, O कैपिटल और नीचे 3, K और I दोनों कैपिटल। ठीक है, इसमें गलती मत करना कि कुछ भी अपनी मर्जी से लेटर बना दिए। PbNO3 प्लस KI। लेड नाइट्रेट को जब भी KI से रेट कराते हैं तो क्या होता है, क्या जैसे कि लेड पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। K पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, I पे क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है। तो आपस में एक दूसरे के पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं। ठीक है, तो ये लेड वाला क्या करेगा, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, और पोटेशियम वाला क्या करेगा, ये वाला इस पॉजिटिव नेगेटिव के साथ करेगा। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। ओके, अगर आपको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं समझ में आ रहा तो आ जाएगा, कोई बात नहीं। होता है कि थर्ड चैप्टर में आप अच्छे से सीख जाओ, क्योंकि इसमें वही मेन चैप्टर है। हालांकि इसमें तो आपका बेस आपका मजबूत करना जरूरी होता है। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट प्लस क्या है, तो क्या रेट करके बनेंगे, होता क्या है बेसिकली, मैं आपको प्लस माइनस माइनस कर देता हूँ, हटा देता हूँ। ठीक है, होता क्या है, अभी पोटेशियम जो है ना, ये पोटेशियम ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। किससे, इस लेड से। क्या है, इस लेड से। तो कहेगा तू भाई अपनी अब इसको क्या करेगा, इसकी पोजीशन हटा देगा। ये पोटेशियम जो है ना के, इसको लेड नाइट्रेट में से हटा देगा कि मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ, तू कम है, तू हट जा। ठीक है, तो क्या वैसे भी आजकल दुनिया में यही होता है। ठीक है, तो क्या करेगा, KNO3 बन जाएगा। क्या करेगा, KNO3 बन जाएगा। ये पोटेशियम क्या करेगा, इस लेड को हटा देगा और इसकी जगह ले लेगा। तो क्या हो जाएगा, KNO3 बन जाएगा। और क्या होगा, प्लस एक और चीज़ बनेगी क्या, अब ये लेड भी तो कहीं ना कहीं जाएगा, तो ये लेड क्या करेगा, इस हाइड्राइड के साथ रिएक्ट कर जाएगा। क्या बन जाएगा आपको दोस्तों, PB और I। क्या बन जाएगा, PBI। ठीक है, तो ये आपकी दो चीज़ बनेंगी, एक KNO3 जिसे हम बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, और इस PBI जिसको हम बोलते हैं लेड आयोडाइड। क्या, लेड आयोडाइड। कैसे बना ये, क्योंकि जो पोटेशियम होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है किससे, लेड से। तो क्या करेगा, पोटेशियम लेड को हटा देगा इसकी पोजीशन से, बट मुझे आने दे। तो क्या करेगा, यहाँ पे KNO3 बन जाएगा और KI क्या बन जाएगा, PBI बन जाएगा। यानी कि KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड, ये दो चीज़ें आपकी बन जाएंगी। कोई दिक्कत, चाहे तो आप ऐसे समझ लो रिएक्टिविटी से वो ज़्यादा बढ़िया रहता है, नहीं तो फिर पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे के पॉजिटिव नेगेटिव ले लेंगे। ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ चला जाएगा और ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ आ जाएगा, आपके दो कंपाउंड बन जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ, इसमें पूछा जाता है, क्या बताता हूँ, तो मैंने अभी आपको दो एक्टिविटी करा दी है, एक्टिविटी 1.1 1.2। इसमें दोनों में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि क्या आपने जो 1.1 करी है या 1.2 करी है, क्या ये केमिकल रिएक्शन है, क्या इसमें कुछ चेंज हुआ है। तो अब क्या हो गई, हाँ हुआ है। ये क्या है, ये दोनों की दोनों क्या है, इनमें दोनों में केमिकल चेंज हुआ है। तो ये दोनों की दोनों क्या है, ये एक्टिविटी 1.1 भी केमिकल रिएक्शन है और एक्टिविटी 1.2 भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि इसमें केमिकल चेंज हुआ है। तो ये क्या है, दोनों की दोनों केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, नहीं है तो कोई कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं आपको आंसर कर दूंगा। अब हम चलते हैं बच्चों अपने एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी 1.3 के पास। किसके पास, एक्टिविटी 1.3 के पास। ये लास्ट एक्टिविटी है, उसके बाद मैं आपको पार्ट 2 अगले दिन करा दूंगा। ठीक है, बना के डाल दूंगा, आप देख लेना वीडियो। ओके, एक्टिविटी 1.3 कैसे शुरू होती है, इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या कहता है कि, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं साइज को, 1 मिनट। ओके, हाँ, तो एक्टिविटी 1.3 क्या कहती है हमारी, ये कहती है कि कुछ आपको स्टेप लेने हैं। पहला क्या करना है, टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स। ये जिंक ग्रेन्यूल्स का मतलब क्या है, आपको जिंक के कुछ दाने लेने हैं। जिंक क्या होता है, जिंक भी आपका क्या होता है, एक मेटल होता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर को जेड से दिखाते हैं, कितना होता है इसका। आप जब पीरियोडिक टेबल देखोगे ना, आपको देखा होगा पीरियोडिक टेबल, जिसे हिंदी में शायद आवर्त कहते हैं, उसमें सारे एलिमेंट होते हैं, 118 तक एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम। तो आपको क्या करना है, 30 नंबर का देखना है। 30 नंबर क्या होता है आपका, जिंक होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, टेक ए फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स, यानी जिंक के कुछ दाने लेने हैं। इन्हें कॉनिकल फ्लास्क। अब एक कॉनिकल फ्लास्क कैसा होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसा होता है कॉनिकल, ये जो है ना, ये है आपका कॉनिकल फ्लास्क। क्या है, ये आपका कॉनिकल फ्लास्क होता है, ये कांच का होता है। ठीक है, ये आपका कॉनिकल फ्लास्क होता है। ओके, आते हैं अपने यहाँ पे। ओके, पहला पॉइंट पढ़ लिया हमने। तो आप चाहे तो कॉनिकल फ्लास्क में ले सकते हो या टेस्ट ट्यूब में भी ले सकते हो, पर यहाँ पे जो बुक में दे रखा है वो कॉनिकल फ्लास्क था। ठीक है, ओके, तो पहला पॉइंट पढ़ लिया। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है दोस्तों, एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चाहे तो आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो या फिर सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, जो आपके पास अवेलेबल है, जो आपकी मर्जी, दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कैसे लिखा जाता है। इसको लिखा जाता है कैपिटल H, कैपिटल C और स्मॉल l। ये होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, कैपिटल H, कैपिटल C और L, ये तो होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अब दूसरा आता है सल्फ्यूरिक एसिड। दोनों में से आपको कोई एक लेना, और लिखा हुआ है ना, तो दोनों में से आपको कोई और एक लेना है। तो सल्फ्यूरिक एसिड को आप कैसे लिखोगे, इसको लिखा जाता है कैपिटल H, नीचे 2, कैपिटल S, कैपिटल O और 4। ये होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये हो गया HCl, ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसमें आपको एक चीज़ मेन लिखी गई थी, वो है डाइल्यूट। ये डाइल्यूट क्या होता है,
आपने सुना होगा दो नाम होते हैं, एक डाइल्यूट होता है, एक कंसनट्रेटेड होता है। तो होता क्या है, जो डाइल्यूट होता है ना उसमें थोड़ा पानी मिला होता है, मतलब वो प्योर फॉर्म में नहीं होता है। उसमें क्या होता है, पानी मिला होता है, वो प्योर फॉर्म में नहीं होता है। अगर वो आपके हाथ पे गिर भी जाए, मतलब थोड़ा प्रिकॉशन तो लेना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए, पर आप गलती से अगर आपके हाथ पे गिर जाए तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन इसकी जगह डाइल्यूट की जगह कंसनट्रेटेड होता है, CONC लिखा होता है, ठीक है, कंसनट्रेट सॉल्यूशन होता, तो क्या होता है वो थोड़ा ध्यान बहुत ज़्यादा उसमें थोड़ा जल जाता है, अगर आपके हाथ में गिर जाए तो जल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या लेना है, तो हमें डाइल्यूट लेना है। तो डाइल्यूट को लेने में इतनी कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन फिर भी एसिड है तो ध्यान तो रखना ही चाहिए, क्यों गलती करें हम, है। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। तो यहाँ पे लिखा भी है हैंडल द एसिड विद केयर, यानी कि आपको जो एसिड है उसको हैंडल करना है, मतलब अच्छे से ध्यानपूर्वक उसको यूज़ करना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, तीसरा पॉइंट लिखा गया है डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल्स। क्या आपने देखा जिंक ग्रैन्यूल्स के आसपास कुछ हुआ है, क्या आप देखते हो कि जिंक ग्रैन्यूल्स के पास यानी जिंक के दाने के पास कुछ हुआ है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन इसने ये पूछा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, टच द कॉनिकल फ्लास्क, यानी कि जो कॉनिकल फ्लास्क है कांच का, जो भी ये जो है आपने देखा था यहाँ पे अभी, उसको टच करके देखो, या टेस्ट ट्यूब में यूज़ किया तो टेस्ट ट्यूब को टच करके देखो, तो क्या उसके टेम्परेचर में इज देयर एनी चेंज इन द टेम्परेचर, क्या उसके तापमान में कुछ फर्क आया है। चलो देखते हैं, क्या करते हैं, देखते हैं। ओके ओके, देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे देख, ये क्या है आपका कॉनिकल फ्लास्क, देख लिया आपने, कॉनिकल फ्लास्क है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, अब किताब में लिखा तो था कि HCl या सल्फ्यूरिक एसिड में कुछ भी यूज़ कर सकते हो, तो इन्होंने क्या यूज़ किया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया। आप चाहो तो HCl भी यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी, कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और नीचे यहाँ पे देख पा रहे हो जिंक ग्रैन्यूल्स, ये जिंक ग्रैन्यूल्स हो गए, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, दोनों चीज़ ने डाल ली। अब डालने से होता क्या है, मेन चीज़ तो अब आती है ना, डालने से होता क्या है। तो जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, जिंक ग्रैन्यूल्स को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते हैं, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जिंक को डालते हैं, कुछ भी करो, ठीक है। तो क्या होता है, हम देखते हैं एक पीले कलर का सॉल्यूशन बनता है, क्या होता है, एक येलो कलर का सॉल्यूशन बनता है, क्या होता है, एक येलो कलर का आपका सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। तो जैसे ही आप जिंक जब भी डालते हो तो क्या होता है, एक येलो कलर का सॉल्यूशन बनता है, और आप देख पा रहे हो यहाँ पे छोटे छोटे से गैस के बुलबुले बन रहे हैं, क्या बन रहा है, छोटे छोटे से अभी देख पा रहे हो, बिंदु बिंदु से दिख रहे हैं ना, ये क्या है, गैस के बुलबुले हैं, ये क्या है, गैस के बुलबुले। अभी कैसी गैस होती है, ये होती है कलरलेस गैस होती है, कैसी होती है, कलरलेस गैस के बुलबुले बनते हैं, यानी कि इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, बबल्स ऑफ कलरलेस गैस, यानी कि जिस गैस में कोई कलर नहीं होता है। तो जब भी जिंक को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डाला जाता है, या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को जिंक में, या किसी भी चीज़ में, HCl ले लो या सल्फ्यूरिक एसिड, आपकी मर्जी है, पर जिंक में डालोगे तो क्या होता है, आपको क्या मिलेगा, एक तो पीले कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा, वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉल्यूशन कन्वर्ट हो गया, पहली बात तो यहाँ पे हो गई। दूसरी बात, गैस का क्या होगा, जो छोटे छोटे गैस के बुलबुले बनते हैं, वो गैस कैसी होती है, नीली पीली कैसी होती है, तो कलरलेस होती है, उसमें कोई कलर ही नहीं होता है, उसमें कोई कलर ही नहीं होता, वो कलरलेस गैस बनती है, क्या होती है, कलरलेस गैस के बुलबुले बबल्स बनते हैं। दूसरी बात यहाँ की ये क्लियर हो गई। तीसरी बात इसमें पूछी थी कि इसको जब टच करेंगे जब तो कैसा कुछ टेम्परेचर में फ़र्क आएगा, ठंडा हो जाएगा या गर्म हो जाएगा या वैसा ही रहेगा। तो हम देखते हैं कि क्या होता है, गर्म हो जाता है, क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो इसका जो कॉनिकल फ्लास्क को टच करेंगे ना कांच को, तो क्या होता है, गर्म हो जाता है, यानी कि रिएक्शन हुई है, तो क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया, यानी क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया, यानी कि जब कांच गर्म हो गया तो क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है। तो ये आपके तीन क्वेश्चन इस तरह से यहाँ पे बनते हैं। मिला, इसकी रिएक्शन मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जगह है थोड़ी सी, मैं थोड़ा छोटा करके इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई इशू नहीं होगा। ओके, चलो मैं लिख देता हूँ। क्या जिंक लिया आपने, जिंक कैसा था आपका, ZN से इसे नोट करते हैं, जिंक आपका कैपिटल Z और स्मॉल n, ठीक है। तो ये क्या होता है, मैं जिंक हो गया जो कि सॉलिड में होता है, प्लस आपने क्या यूज़ किया, सल्फ्यूरिक एसिड आपने यूज़ किया, H2SO4, ये कैसा है आपका, ये लिक्विड की फॉर्म में है, ठीक है। आप जब इसे रिएक्ट कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, तो ये जिंक क्या है, जिंक आपका बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। जैसे हमने पहले इक्वेशन में किया था जिसमें पोटेशियम ने क्या किया था, लेड को डिस्प्लेस कर दिया था उसकी पोजीशन से। इस बार क्या होगा, जो जिंक है ना वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि जिंक जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ज़्यादा मजबूत होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत अच्छे से रिएक्ट कर जाता है। तो क्या करेगा, जिंक हटा देगा हाइड्रोजन को कि तू हट जा, मुझे तेरी जगह लेने दे। तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटा देगा और क्या करेगा, जिंक सल्फेट में आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा। एक मिनट, तो क्या करेगा, जिंक इसको हटा के जिंक सल्फेट बन जाएगा, ZnSO4, जिंक सल्फेट बन जाएगा। और क्या होगा, प्लस ये जिंक ने क्या किया, हाइड्रोजन को हटा दिया, पर हाइड्रोजन भी तो कहीं ना कहीं जाएगा, तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। H2, इसे क्या लिखेंगे, H2 लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, थोड़ा मैं सही से लिख देता हूँ, H2,
ठीक है। जिंक सल्फेट हो गया, जिंक ने हाइड्रोजन हटा दिया इसकी पोजीशन से, तो अब जिंक सल्फेट बन गया, जो कैसा होगा, ये सॉलिड की फॉर्म में बनेगा। और हाइड्रोजन क्या है, ये गैस, जी क्या लिखें ब्रैकेट में जी। इनके ये क्या होते हैं, इनके फेज लिखने पड़ते हैं, इनकी स्टेट्स लिखनी पड़ती है हमें। तो क्या होता है, किस फॉर्म में ये बना है या किस फॉर्म में ये था, ये हमें लिखना पड़ता है, बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे डाला था जिंक ग्रेन्यूल्स, हमने डाला, सल्फ्यूरिक एसिड हुआ, येलो कलर में कन्वर्ट हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया। तो यहाँ पे देख पा रहे हो आप, अब देख पा रहे हो कि यहाँ पे उसको आप स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है, क्योंकि वो हटाना पड़ता है बार बार। ठीक है, तो ये क्या, जैसे आप देख पा रहे हो, जब इसमें डाला तो यहाँ पे एक बीच में एक रॉड सी डाल रखी है। ठीक है, तो क्या होता है, उससे गैस निकालने के लिए डाल रखी है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस जो हो रही है वो ना इससे निकल रही है। ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, ये यहाँ से क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन गैस जो है इससे निकल रही है। क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो मैंने आपको रिएक्शन तो लिख के दिखा दी। क्या लिख के दिखाई मैंने आपको, कि जब भी आप जिंक में सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करोगे या HCl यूज़ करोगे तो क्या होगा, तो आपका जिंक सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। बाई चांस आप कहते हैं कि सर भैया हमें ये भी बता दो कि जिंक क्लोराइड यूज़ करते, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड यूज़ करते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ करते हैं जिंक के साथ, तो क्या रिएक्शन होती। चलो वो भी आपको बता देता हूँ क्या रिएक्शन होती, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसी रिएक्शन बनेगी। तो वो कुछ इस तरह से बनेगी कि आपने जिंक ले लिया, ठीक है, और अपने इस बार सल्फ्यूरिक एसिड की जगह हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, HCl ले लिया। चलो आपने, आपकी मर्जी कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, HCl आपने ले लिया। तो क्या बनेगा इस बार, वही सेम चीज़, जिंक जो है इस हाइड्रोजन को हटा देगा यहाँ से। ओके, तो जैसे यहाँ पे जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये बनेगा ना, जिंक क्लोराइड बनेगा, ZnCl2 बनता है, ZnCl2। और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है। अब आप एक चीज़ और सोच रहे होगे कि यहाँ पे तो H2 तो बन गया, यहाँ पे तो HCl एक ही था, पर यहाँ पे क्लोरीन दो कहाँ से आ गए, Cl मतलब क्लोरीन होता है। तो देखो ये होता क्या, ये इसलिए मैं कह रहा था ना, थर्ड चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसमें आपको कंपाउंड से नाम बनाना सीखना होता है, सिंबल्स के फॉर्म में लिखा कैसे जाता है। ये होता है जिंक क्लोराइड, इसकी स्पेलिंग क्या होती है, ZNIC, जिंक CHLORID। तो जिंक क्लोराइड होता है ना, उसे इस तरह लिखा जाता है, ZnCl2 में लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते, आपको जैसा है वैसा ही लिखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ Cl2 है तो यहाँ पे Cl1 है, तो क्या करेंगे, इसको फिर बैलेंस करना पड़ता है, जो कि आप इसी चैप्टर में थोड़ी देर में सीखने वाले हो। उसे क्या करते हैं, बैलेंसिंग क्वेश्चन के बोलते हैं, हमें बैलेंस करना सीखना चाहिए। तो हम बैलेंस करना सीखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं सबको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेते रहना, साथ के साथ या नोट्स बनाते रहना, जैसे आपको इच्छा हो, ठीक है। क्वेश्चन आंसर मैं सब सारे के सारे कराऊंगा ही बाद में, एक मिनट, ठीक है। तो हमने कहाँ तक आगे, हमने एक्टिविटी 1.3 भी पढ़ ली है, ओके ओके। तो सारा हमने कर लिया, पूरा पूरा आंसर हमने बता दिया, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें और लिखी गई हैं, वो क्या लिखी गई हैं, जैसे कि हम ये देख पाते हैं कि फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज़, ऊपर की 3 एक्टिविटीज़ हमने देख ली हैं, उनसे हम क्या जानते हैं, वी कैन से, हम कह सकते हैं कि दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, कोई भी फॉलोइंग जो हमने ऑब्जर्वेशन ली है वो क्या करती है, हेल्प्स करती है, मदद करती है टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, कि कैसे कोई या फिर कोई केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है, कैसे कोई केमिकल रिएक्शन पाई जाती है। तो मैंने इसको 4 ग्रीन से हाईलाइट भी किया हुआ है कि कब हम कह सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। तो क्या है, 4 पॉइंट लिखे गए हैं, कितने, 4 पॉइंट आपके यहाँ पे लिखे गए हैं। कौन से लिखे गए हैं, कौन कौन से, तो पहले क्या है, जबकि आपको कोई स्टेट में चेंज होगा तो कोई केमिकल रिएक्शन हो सकती है, कलर में चेंज होगा तो कोई केमिकल रिएक्शन हो सकती है, गैस निकलेगी तो भी ये केमिकल रिएक्शन है, और टेम्परेचर चेंज आएगा तो भी वो केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। तो ये चारों पॉइंट आपको लिखने पड़ते हैं कि आप कब कह सकते हैं, पूछा जाता है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो कि कैसे हम कह सकते हैं कोई केमिकल चेंज हुआ या केमिकल रिएक्शन हुई है, तो आपको चारों पॉइंट लिखने पड़ेंगे, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन गैस का मतलब था गैस का निकलना, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था ना, हाइड्रोजन गैस निकली थी, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, ये हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे क्या हुआ, ये हाइड्रोजन गैस निकल रही थी यहाँ से, ठीक है, तो हमने देखा था। तो ये क्या है, ये आपका एक केमिकल रिएक्शन कह सकते, जब भी निकलेगी तो केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। तभी निकली, फालतू में तो निकली नहीं, पहले तो नहीं निकली थी, जब जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला तभी तो निकली, पहले तो नहीं निकली थी, यानी कि क्या है, केमिकल रिएक्शन हुई है, ओके। और टेम्परेचर चेंज, ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन के ही पार्ट होते हैं। तो यानी कि जब भी इनमें से कुछ भी होगा, इनमें से कुछ भी, इन चारों में से कुछ भी होगा, तो आप कह सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन हुई है। मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओ सॉरी, एक मिनट, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं इसे, ओके, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस, जैसे कि हम अपने आसपास चेंजेस देखते हैं, आसपास, वी कैन सी, हम देख सकते हैं, दैट देयर इज लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस, हमारे आसपास बहुत तरह की केमिकल रिएक्शन पाई जाती हैं। नॉर्मली तो कुछ अपने घरों में ही देखते हैं, जैसे दूध के साथ देखते हैं, ठीक है, दूध का दही में कन्वर्ट होना, ये भी केमिकल रिएक्शन होती है, दूध का फटना, ये भी केमिकल रिएक्शन है, और कूलर में जैसे देखते हो जंग लग जाती है, तो ये भी केमिकल रिएक्शन है, इसे रस्टिंग बोलते हैं, ठीक है, और बहुत सारी होती हैं, ठीक है। वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस
एंड देयर सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में क्या करेंगे, बहुत जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है, काफ़ी तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। बेसिकली 4 से 5 आप इस चैप्टर में सीखोगे, होगी तो, नहीं तो मैं आपको एक्स्ट्रा बता दूंगा नॉलेज के लिए, ठीक है। और उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। रिएक्शन तो चलो लिख ली हमने, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, पर उसे लिखेंगे कैसे, Mg प्लस ऑक्सीजन, और उसे MgO लिखेंगे। फिर उससे भी एक बड़ी चीज़ जो आती है उसे बैलेंस करना, सबसे इंपॉर्टेंट आपके इस चैप्टर में क्वेश्चन जो आएंगे पेपर में, वो आपको क्या करेंगे, इक्वेशन बना के दे देंगे, उसको आपको बैलेंस करना। अब बैलेंस तो तभी कर पाओगे जब आपको सारा का सारा आता होगा, ऐसे तो नहीं 40 मिनट के चले जाओगे तो आपको आ जाएगा। तो क्या करना है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है कि कैसे उसे बैलेंस किया जाता है। बुक में तो बहुत सारे स्टेप्स दे रखे हैं, पर मैं आपको शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा, क्योंकि आपको तो सिर्फ पेपर में बैलेंस ही करना है, स्टेप्स नहीं लिखने हैं, तो उससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, कभी नहीं बोलोगे मैंने आज तक स्टेप्स फॉलो नहीं किए, पर मुझे आता है क्योंकि मैंने बस कॉन्सेप्ट समझ रखा है, ठीक है। तो अगले पार्ट में मिलते हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो ताकि आपको और ऐसी वीडियोस मिलती रहें, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, राधे राधे।